हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स। तुम्हें प्रणाम। सभी लोग कैसे हैं? आशा है कि अच्छे होंगे। हम लोग अमलगमेशन टॉपिक को एनालिसिस कर रहे हैं। अमलगमेशन टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसमें से अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। बेटर रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम इसी कड़ी में परचेस कंसीडरेशन को समझेंगे। पीछे की क्लासों में हमने अभी तक ये समझा कि मर्जर कितने तरह का होता है, अमलगमेशन क्यों किया जाता है और एब्सॉर्प्शंस क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसी बातों को आप लोगों ने अभी तक एनालिसिस किया है। आज हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वह यह एनालिसिस करेंगे जो परचेस कंसीडरेशन होता है। परचेस कंसीडरेशन क्या होता है? देखिए, जब भी कोई बिज़नेस हम लोग ख़रीदते हैं, किसी बिज़नेस को हम लोग परचेज़ करते हैं, तो परचेज़ करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे तय करने पड़ते हैं। एक बिज़नेस जब दूसरे बिज़नेस को ख़रीदने के लिए कोई भी रुपए तय करता है या अमाउंट तय करता है तो उसी को हम लोग परचेज़ कंसीडरेशन कहते हैं। लिखा हुआ भी है, द प्राइस पेबल बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द ट्रांसफरर कंपनी फॉर द अमलगमेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द परचेज कंसीडरेशन। कह रहा है कि हस्तांतरी कंपनी द्वारा हस्तांतरण कंपनी के व्यवसाय की क्रय के लिए देय कीमत किराया प्रतिफल कहलाती है। सीधी सीधी सी बात है कि जो सेलर कंपनी होती है, सेलर कंपनी अपना रेट तय करती है। उस रेट को जब परचेजर कंपनी उस रेट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है तो इन दोनों के बीच में जो ये लेन देन हुआ है, दैट्स कॉल्ड आर परचेज कंसीडरेशन। क्रय प्रतिफल इसको हम लोग कहते हैं। अब ये बात ये आती है कि परचेज कंसीडरेशन कैसे निकाला जाता है, किसी भी बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो देखिए, ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसीडरेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ परचेज कंसीडरेशंस, तो आप लोग बताएंगे कि परचेज कंसीडरेशन का मीनिंग ये होता है। और परचेज कंसीडरेशन निकालने के जो मेथड है वो 4 होते हैं, जिसमें से पहला मेथड आपके सामने देखिए ये है कि लमसम मेथड। लमसम मेथड का मतलब होता है एक मुश्त भुगतान पद्धति। देखिए, जब भी कभी हमें किसी भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हम लोग यह हिसाब ना लगाएं कि कितनी संपत्ति है, कितने इसके पास दायित्व हैं, क्या इसको लेना है, क्या इसको देना है, ऐसा कुछ भी एनालिसिस नहीं किया जाए। बस ये तय कर दिया जाए कि बिजनेस 4 लाख रुपए का तय हो गया है, 4 लाख रुपए का ये परचेज करेगा, ये सेल करेगा। बस ऐसे जो रेट डिफाइन कर दिए जाते हैं, दैट्स कॉल्ड आर लमसम पेमेंट मेथड। लमसम का मतलब ही ये होता है कि हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन ना करें, बस हम लोग क्या कर लें कि उसका रेट लगा दें और उस रेट पर हम लोग परचेज और सेल कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं? परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। यानी क्वेश्चन में स्पेशल रूप से हमें बताएगा कि ये जो बिजनेस खरीदा गया है, जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, तो ए ने बी कंपनी को परचेज किया है, तो ए कंपनी ने बी कंपनी को 20 लाख रुपीज़ का परचेज किया। ये अमाउंट हमको गिवन है, यह जो गिवन है इसी को हम लोग बोलते हैं लमसम पेमेंट मेथड। सेकेंड मेथड जो आपके पास होता है वह होता है हमारे पास नेट एसेट्स मेथड। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेथड होता है वो नेट एसेट्स मेथड ही होता है। अक्सर जो पूछा जाता है वो नेट एसेट्स मेथड से ही क्वेश्चंस हमसे सॉल्व कराने की कोशिश करता है। और नेट एसेट्स जो मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी होता है, यानी इसी मेथड से हम लोग जो है अक्सर वैल्यूशन करते हैं किसी भी कंपनी का। नेट एसेट्स मेथड क्या होता है? आप लोगों ने वैल्यूशन ऑफ गुडविल में नेट एसेट्स मेथड सीखा। नेट एसेट्स मेथड्स में क्या होता है कि टेंजिबल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। टेंजिबल एसेट्स में से अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ घटा दी जाती हैं तो वो हमारा क्या आ जाता है? नेट एसेट्स मेथड आ जाता है। तो यहाँ पर जो परचेज कंसीडरेशन होता है, परचेज कंसीडरेशन बराबर नेट एसेट्स होता है, यानी क्रय प्रतिफल बराबर शुद्ध संपत्ति होता है। तो शुद्ध संपत्ति निकाली कैसे जाएगी? तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है जो अकाउंट्स में होता है नेट एसेट्स निकालने का। बस ध्यान में ये रखना है कि जो नेट एसेट्स यहाँ पर निकाली जा रही है उसमें हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो एसेट्स ली गई हैं, यानी जो परचेजर कंपनी है उसने जो एसेट्स ली है उसी को ध्यान में रखा जाता है। एक तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन सी एसेट्स ली जाएं, कौन सी लायबिलिटीज़ ली जाएं। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हम वैल्यूशन कर रहे हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कौन से वैल्यू पर लिया जाए, कौन से रेट पर उनको जो है डिफाइन किया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है। और तीसरा जो प्रॉब्लम आती है वो नेट एसेट्स निकालने में ये प्रॉब्लम आती है कि हमको जो फंड्स लेने हैं वो फंड्स लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो इन तीनों के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। इसको मैंने सामने लिखा है कि नेट एसेट्स जब हम लोग लेंगे तो एसेट्स टेकन ओवर,
परचेजर कंपनी ने सेलर कंपनी की जो एसेट्स ली है सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा है एसेट्स टेकन ओवर। देखो, अगर मान लीजिए कंपनी के पास लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, मशीन भी है, फर्नीचर भी है, और जो परचेजर कंपनी है वो ज़मीन को छोड़कर बाकी सब कुछ ले रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि हम नेट एसेट्स निकालने के लिए लैंड को फिर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ज़मीन को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए लिखा गया है एसेट्स टेकन ओवर, यानी वही एसेट्स आपको लेनी है जो परचेजर कंपनी द्वारा सेलर कंपनी से ली जाती है। दूसरी बात, इसमें कहा है कि जो ली गई एसेट्स हैं वो कौन से वैल्यू पर ली जाएंगी, फेयर वैल्यू पर, एग्रीड वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। तीनों समझ लीजिएगा। फेयर वैल्यू को बोलते हैं हम लोग उचित मूल्य, ठीक है, और एग्रीड वैल्यू को बोलते हैं दोनों पक्षों ने जिस बात पर रेट तय कर लिया है, जिस रेट पर एसेट्स की वैल्यू दोनों ने जो है एग्रीड कर ली है, उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। और बुक वैल्यू बोलते हैं जो किताबों में लिखी हुई है, जिसको हम लोगों ने परचेज करी थी, जिस रेट से हम लोगों ने परचेज की थी उस रेट से जो लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा, अगर क्वेश्चन में एग्रीड वैल्यू दे रखी है तो हम लोग एग्रीड वैल्यू से करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दे रखी है तो हम लोग फेयर वैल्यू से करेंगे, और अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू एग्रीड वैल्यू दोनों नहीं दे रखी है तो जो किताबों में लिखा हुआ है हम लोग वही रेट ले लेंगे। ध्यान रखनी है आपको। पहली बात मैंने आपको बताई कि एसेट्स जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, जो परचेजर कंपनी द्वारा ली गई है उन्हीं एसेट्स को हम लोग लेंगे नेट एसेट्स निकालने के लिए। अब जो परचेजर कंपनी ने नहीं ली है उसको हम लोग यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं। दूसरी बात हमने बताई कि कौन से रेट पर लेंगे, फेयर और एग्रीड वैल्यू अगर दे रखा है तो उन पर लेंगे, अगर नहीं दे रखा है कुछ भी तो बुक वैल्यू ही हम उठा लेंगे। ध्यान रखेंगे कि कन्फ्यूज़न होगी कभी कभी कि गुडविल भी देगा, पेटेंट भी देगा, कॉपीराइट भी देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑल एसेट्स परचेज की गई हैं तो उसमें हम लोग गुडविल को और इंटेंजिबल एसेट्स, यानी इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें हम लोग शामिल करते हैं। आपको लगेगा कि इनको तो हम लोगों का फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, ये दिखाई नहीं दे रही हैं, तो लेकिन ध्यान रखना कि नेट एसेट्स निकालने के लिए इंटेंजिबल एसेट्स का हम लोग शो करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स को भी शामिल करेंगे। बट एक्सक्लूड फिक्टिटियस एसेट्स, बनावटी संपत्तियों को हम लोग शामिल नहीं करेंगे। बनावटी संपत्तियों का मतलब हो गया ऐसी एसेट्स जो जो बनावटी हैं। बनावटी का मतलब हो गया कि जैसे कौन कौन सी एसेट्स, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या P&L का डेबिट बैलेंस। ये सब चीज़ें एसेट साइड में जो दिखी हुई होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस, उनको हम लोग बोलते हैं फिक्टिटियस एसेट्स। जो सिर्फ राइट ऑफ हो सकती हैं उनको हम लोग शामिल नहीं करते हैं। ध्यान रहेगी बात आपको। नेट एसेट्स में बहुत सारी बातें निकल करें, एसेट्स वही लेनी है। पहली बात क्या निकल के, एसेट्स वही लेनी है नंबर एक हमको कि जो एसेट्स परचेज की गई हैं। दूसरी बात, इनकी जो वैल्यू लेनी है, फेयर वैल्यू अगर एग्रीड वैल्यू दे रखे तो वो लेनी है, अदरवाइज बुक वैल्यू लेनी है। तीसरी बात ये लेनी है कि इंटेंजिबल एसेट्स को भी पूरा का पूरा शामिल करना है। चौथी बात निकल कर आई कि फिक्टिटियस एसेट्स को शामिल नहीं करते हैं। जब हम एसेट्स सारी इस तरीके से लिख लेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे हम लोग लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। यहाँ भी लाइबिलिटीज़ वही लिखी जाए जो ली गई हैं, ऐसी लाइबिलिटीज़ को ना लिखा जाए जो लाइबिलिटीज़ नहीं ली गई हैं, वो छोड़ दी जाती हैं, उसको हम लोग इसमें शामिल नहीं करते हैं। अब लाइबिलिटीज़ को जैसे हम लोग लिखेंगे तो ध्यान रखें कि इसके अंदर कोई फंड्स, कोई रिजर्व, कोई प्रोविज़न इसके अंदर नहीं लिखा जाता है। बट ऐसे फंड्स जो अपने अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ रखते हैं उनको शामिल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसे फंड्स, ऐसे रिजर्व जो अपने अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ रखते हैं वो कौन से होते हैं, ऐसे फंड्स, ऐसे रिजर्व्स कौन से हैं जो अपने अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ नहीं रखते हैं। तो ये पीछे की क्लास में हमने आपको बताया था कि 3 तरह की कैटेगरी बांटी थी। ऐसे फंड्स जो अपने अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ रखते हैं, ऐसे फंड्स जो अपने अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ नहीं रखते हैं, और स्टेटरीज रिजर्व। ये तीनों आप लोगों को वहाँ अलग अलग डिफाइन किया गया था। आप लोग उस क्लास में जाके ज़रूर इस चीज़ को देख लीजिएगा क्योंकि आगे भी ये बातें बहुत आएंगी। तो लाइबिलिटीज़ में आपको सिर्फ कौन सी चीज़ें शामिल करनी है, ध्यान रखें कि लाइबिलिटीज़ में सारी लाइबिलिटीज़ एक्सटर्नल तो शामिल करनी ही करनी है। साथ में कह रहा है कि फंड्स वो भी लेने हैं जो अपने अगेंस्ट लाइबिलिटीज़ रखते हैं।
ओके, तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स आ जाएगा। उस नेट एसेट्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, परचेज कंसीडरेशन कहेंगे। तीसरा जो हमारे पास मेथड है, तीसरा मेथड है हमारे पास नेट पेमेंट मेथड। देखिए नेट पेमेंट मेथड में हमको बहुत आसानी होने वाली है। नेट पेमेंट मेथड में क्या करना होता है हमको, देखिएगा नेट पेमेंट मेथड में हमको करना क्या होगा। नेट पेमेंट मेथड में हमको पहले ही बता देगा कि कितने रुपए का पेमेंट हमको करना है, कितने मतलब कि इस मेथड के अंदर जो भी परचेज़र कंपनी होगी वो सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को उनके दावों के भुगतान के रूप में शेयर, डिबेंचर और कैश जो भी तय कर देगी देने के लिए, उसको ही हम लोग परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिएगा कि जो परचेज़र कंपनी सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को डिबेंचर, शेयर या कैश के रूप में जो भी पेमेंट कर रही है, इनका हम लोग टोटल लगा लेते हैं, तो यह कहलाता है परचेज कंसीडरेशन। देखिए सेलर कंपनी बिकेगी और किसको पेमेंट करना पड़ेगा, उनके शेयर होल्डर को ही पेमेंट करना पड़ेगा। और उनके शेयर होल्डर को पेमेंट जो किया जाता है या तो शेयर में किया जाता है या डिबेंचर में किया जाता है या कैश में दिया जाता है। शेयर में भी दो तरह के शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो इन सब का टोटल लगा लिया जाएगा कि जो डिबेंचर दिए जा रहे हैं, जो शेयर दिए जा रहे हैं, जो प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहे हैं, जो कैश दिया जा रहा है, ऐसा करने से जोड़ने से जो भी अमाउंट आती है दैट्स कॉल्ड आर परचेज कंसीडरेशन। इसी को हम लोग परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। ध्यान रखें कि सिर्फ सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को जो वैल्यू, शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जा रहा है, सिर्फ शेयर होल्डर को, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उन्हीं को जोड़ा जाएगा। डिबेंचर होल्डर को शामिल नहीं करेंगे। दोबारा समझ लीजिएगा कि सेलर कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट किया जाता है उन्हीं का टोटल किया जाता है, उनके डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट किया जाता है वह शामिल नहीं किया जाता। देखिए सिस्टमेटिक तरीके से हमें लिखने की कोशिश की है कि पेमेंट मेड टू सेलर्स, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पेमेंट किसको करना था, किसको करना है हम लोगों को, सेलर्स के यानी विक्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जो भी उनका क्लेम है, जो भी वो मांग रहे हैं। किस में दिया जाता है उनका पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ, जोड़, इक्विटी शेयर के रूप में, प्रेफरेंस शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में, कैश के रूप में। ठीक है ना। तो इन चारों को जब हम जोड़ लेते हैं तो वह हमारा कहलाता है परचेज कंसीडरेशन। और यहीं पे जो है अगर मान लीजिए किसी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर पॉइंट में मिल रहे हैं तो पॉइंट में आने के कारण से वो कहलाते हैं फ्रैक्शन शेयर्स। क्या कहलाते हैं, फ्रैक्शन शेयर। और फ्रैक्शन शेयर्स का जो पेमेंट किया जाता है वो कैश किया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है वो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हुआ है, डिबेंचर होल्डर का नहीं हुआ है। सेलर कंपनी के सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पेमेंट किया जाता है, इसके डिबेंचर होल्डर को शामिल नहीं किया जाता। वो जो पेमेंट किया जा रहा है वो इक्विटी शेयर में किया जा रहा है या प्रेफरेंस शेयर में या डिबेंचर में या कैश में। इन सब का अगर हम टोटल लगा देते हैं तो दैट्स कॉल्ड आर परचेज कंसीडरेशन। नोट में लिखा है इन्होंने कि डिबेंचर्स, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ सेलर कंपनी नॉट इंक्लूड इन द वैल्यूएशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। हमने पहले भी आपको बता दिया था कि डिबेंचर को शामिल नहीं करते। एक वाइंड अप एक्सपेंसेस यानी जो कंपनी बंद करती है तो उस कंपनी को बंद करने के लिए उसके सेलर के एक्सपेंसेस होते हैं, बंद करने के एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम लोग समापन व्यय के नाम से जानते हैं। समापन व्यय को और अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, कोई और अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है सेलर कंपनी की, वो हम लोग परचेज कंसीडरेशन निकालने के लिए उसकी सहायता हम लोग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 आपका शेयर एक्सचेंज मेथड। देखिए शेयर एक्सचेंज मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, शेयर एक्सचेंज मेथड का दूसरा नाम होता है स्वैप रेशियो मेथड। स्वैप रेशियो मेथड, शेयर एक्सचेंज मेथड एंड स्वैप रेशियो मेथड में क्या होता है कि इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंश विनिमय पद्धति। अंश विनिमय पद्धति, देखो विनिमय का मतलब यहाँ पर कह रहा है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब एक को कुछ दिया जाए और बदले में कुछ लिया जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज करना। जैसे हमने यहाँ पर इसको रुपए दिए, बदले में इसने कुछ हमें पैसे, इसने हमें कुछ सामान दिया, तो यह जो कहलाता है ये एक्सचेंज कहलाता है। तो एक्सचेंज का मतलब हो गया कि जब परचेजर कंपनी के शेयर होल्डर सेलर कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ दें
और शेयर कंपनी के शेयर होल्डर परचेजर कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ दें तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज रेशियो। यानी अनुपात के आधार पर जब हम परचेज कंसीडरेशन का वैल्यूएशन करते हों तो उसे हम लोग कहते हैं स्वैप रेशियो मेथड। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो पेमेंट होगा वो केवल शेयर होल्डर के थ्रू ही होगा। यानी यहाँ पे भी जो चेकआउट किया जाएगा वो सिर्फ शेयर होल्डर को ही चेकआउट किया जाएगा, शेयर होल्डर को ही ध्यान में रख के किया जाएगा। सिर्फ नेट एसेट्स मेथड ही ऐसा होता है हमारे पास जिसमें हम लोग एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं, लायबिलिटीज़ को देखते हैं। बट इसके अलावा जो भी हमारे पास मेथड होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग शेयर होल्डर को ध्यान में रख के ही परचेज कंसीडरेशन निकालते हैं। तो देखिए शेयर एक्सचेंज रेशियो में क्या कह रहा है। पहला पॉइंट, फाइंड आउट एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू और नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी। यहाँ पर जो एक्सचेंज रेशियो निकलता है वो उनके आंतरिक मूल्य के आधार पर निकलता है या शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निकलता है ट्रांसफर और ट्रांसफरी कंपनी के। यानी परचेजर और सेलर कंपनी का पहले इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालते हैं, उसके आधार पर फिर हम एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं। सेकंड कह रहा है, हियर आल्सो द कंसीडरेशन ऑफ परचेज कंसीजन विल बी ओनली फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स। यहाँ पर जो भी क्रय प्रतिफल दिया जाता है वह किसको दिया जाता है, मेड टू द शेयर होल्डर्स, खाली अंशधारियों को दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई यहाँ पर। देखिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड दो कंपनियाँ हैं। ए लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी खरीदने वाली कंपनी है, और बी कंपनी है यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी, सेलर कंपनी है। मान लीजिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू आया, ए का जो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर एक शेयर की जो कीमत आई ए सेलर परचेजर कंपनी के जो कंपनी है उसके एक शेयर की आंतरिक मूल्य आया 20 रुपये और बी कंपनी के शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू आई 8 रुपये। ठीक है। अब देखिए कैसे हम रेशियो निकालेंगे। नंबर ऑफ शेयर गिवन टू बी लिमिटेड, हमें क्योंकि बी यहाँ कंपनी बिकने वाली है तो बी को ही हम लोग शेयर देंगे। तो कैसे देंगे, नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड, बी कंपनी के पास जितने शेयर हैं वो संख्या इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड के अंशों कितने रुपए का इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि बी लिमिटेड के पास जो है 5000 शेयर है, 5000 शेयर, एक शेयर 8 रुपये का, तो कितना हो गया 8 पंजे 40 अपॉन भाग करेंगे 20 इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड यानी परचेजर कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की क्या शेयर है। जब हम 8 पंजे 40 और 20 से जब हम भाग कर देंगे तो समथिंग 2000 शेयर आ जाएंगे। ये 2000 शेयर हम लोग जो है बी लिमिटेड को देंगे, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को जो शेयर देगी वो 2000 शेयर देगी। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब बात आएगी कितने रुपए पर दिए जाएंगे। तो मार्केट प्राइस अगर दे रखा है तो मार्केट प्राइस के बेस पर, और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो जो ए लिमिटेड के शेयर हैं उसी रेट पर, यानी 2000 गुणा 20 बराबर 40,000 रुपये उनको दे दिए जाएंगे। देखिए कह रहा है कि आफ्टर नंबर ऑफ शेयर गिवन टू बी लिमिटेड पेड अप वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड या मार्केट वैल्यू, ए लिमिटेड की जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी पेड अप वैल्यू चल रही है उसको उसमें रुपये में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करके जो निकल कर आएगा वो निकल कर आ जाएगा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो ध्यान में रखने वाली बात आपको समझ में आ गई। इसके अंदर क्या करना है कि पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ता है दोनों कंपनियों का, फिर इंट्रिंसिक वैल्यू से दोनों का रेशियो निकल कर आ जाता है। जैसे यहाँ निकला 20 8, फिर अब जो कंपनी बिक रही होती है उसके अंश गुणा उसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई करके इसके अंश की इंट्रिंसिक वैल्यू से भाग कर देते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर जो है निकल कर आ जाता है। आई होप जो है समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से जो है इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है। आफ्टर इट हम लोग जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अब परचेज कंसीडरेशन निकालने के बाद जनरल एंट्री और लेजर किस किस के यहाँ होती है, कैसे कैसे होती है। देखिए जनरल एंट्री और लेजर जो है इसके बहुत बड़े बड़े लेवल के हैं, और मुझे लगता है कि इस बार के पैटर्न पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही जो है एंट्री पूछने की संभावना कम है। तो मैंने एंट्री तो नहीं बताई है इसमें आप लोगों को, लेकिन मैंने यह बताने का प्रयास ज़रूर किया है कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं, और इसमें दो मेथड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड कहाँ पे फॉलो होते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब हो गया जनरल और लेजर। जनरल और लेजर कैसे बनाएंगे, दोनों के यहाँ बनेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी यानी सेलर और वेंडर कंपनी के यहाँ पर, और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी यानी परचेजिंग कंपनी के
यहाँ पर। तो सेलर कंपनी के यहाँ पर अगर बात करें तो सेलर कंपनी के यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, द अकाउंट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी आर क्लोज्ड, ए रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रांसफर, रियलाइजेशन एंड पेमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कहना चाह रहा है कि हम जो विक्रेता कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए उसके अकाउंट्स को बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि जब कंपनी बिक रही है तो बिकने वाली कंपनी तो अपने अकाउंट्स क्लोज करेगी ही करेगी, तो वो जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो सब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बंद होते हैं। तो कह रहा है ए रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस, यह निकालने के लिए कि हमने जो सेल किया है उस पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का पेमेंट वगैरह करके। तो सब काम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है। कह भी रहा है यहाँ पर हिंदी में देख लीजिएगा कि हस्तांतरक कंपनी को अपने लेखे पुस्तकों को बंद करना पड़ता है, संपत्ति और दायित्वों के हस्तांतरण, वसूली व भुगतान पर लाभ हानि के निर्धारण के लिए एक वसूली खाता खोला जाता है। अब देखिए जो सेलर कंपनी है उसके यहाँ पर जो मेथड है वो एक ही मेथड फॉलो होता है, यानी चाहे मर्जर नेचर का अमलगमेशन हो, चाहे परचेज नेचर का अमलगमेशन हो, दोनों में लेखांकन विधि एक जैसी होती है। अकाउंटिंग मेथड इज सिमिलर इन बोथ टाइप्स ऑफ अमलगमेशन, दैट इज मर्जर नेचर एंड परचेज नेचर। तो ध्यान रखना है कि सेलर कंपनी पर जब यहाँ अकाउंट बनाते हैं तो सेलर कंपनी के अकाउंट बनाते समय हमको ध्यान में रखना है कि सेलर के अकाउंट बनाते समय एक ही टाइप से अकाउंट बनते हैं, और जो भी अकाउंट्स बनते हैं, जो भी एंट्री बनती हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू बनती हैं। तो इसमें जो अकाउंट बनते हैं वो मिनिमम 4 अकाउंट बनते हैं। वो 4 अकाउंट कौन से हैं देख लीजिएगा। सेलर के यहाँ पर अकाउंट ये मेंटेन होते हैं, फॉलोइंग आर द 4 नेसेसरी अकाउंट्स which are opened in the books of the transferor company। रियलाइजेशन अकाउंट, देखिए सेलर कंपनी के यहाँ पर कितने अकाउंट बनते हैं 4, रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी यानी कि जो परचेजर कंपनी है उसका अकाउंट, बैंक अकाउंट और शेयर होल्डर का अकाउंट। बाद में शेयर होल्डर अकाउंट जब आप लोग मेंटेन करेंगे दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाता है, तो यह निशानी होती है इस बात की कि आपने जो अकाउंट मेंटेन करें वो सही करें हैं। तो बस इतना समझना है आप लोगों को कि सेलर कंपनी अपने यहाँ जो अकाउंट मेंटेन करती है वो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करती है। रियलाइजेशन अकाउंट से सारे अकाउंट को बंद किया जाता है, क्योंकि यह कंपनी बंद हो रही होती है, बिक रही होती है, तो वाइंड अप करते हैं। और इसे करने के लिए हम 4 अकाउंट मेंटेन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी, बैंक अकाउंट और शेयर होल्डर अकाउंट। चाहे नेचर ऑफ मर्जर हो, चाहे नेचर ऑफ परचेज हो, दोनों ही तरीके से यहाँ पर अकाउंट एक ही तरीके से क्लोज होते हैं। रही बात परचेज़र कंपनी के यहाँ पर बनने की, तो देखिए परचेज़र कंपनी के यहाँ जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग कंपनी, तो देयर आर 2 मेथड। इनके यहाँ 2 मेथड होंगे। एक तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हित एकीकरण विधि, व्हेन नेचर ऑफ मर्जर, एंड परचेजिंग मेथड व्हेन नेचर ऑफ परचेज। यानी कि जब हम परचेज़र कंपनी के यहाँ पर एंट्री कर रहे होते हैं तो हम 2 मेथड से अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब नेचर ऑफ परचेज वाला होता है तो वहाँ पर परचेज मेथड, और जहाँ पर नेचर ऑफ मर्जर होता है वहाँ पर हम अकाउंट मेंटेन जो करेंगे वो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, हित एकीकरण विधि से करेंगे। अब हित एकीकरण विधि, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड में क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डीपली एनालिसिस करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस अक्सर पूछता है और हमको पता भी होना चाहिए कि पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और परचेज मेथड में क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास में हमने यह तो जान ही लिया है कि परचेजर कंपनी के यहाँ जब अकाउंट बनेंगे तो 2 मेथड से बनेंगे, सेलर कंपनी के यहाँ जो अकाउंट बनेंगे वो एक ही तरीके से बनते हैं। सो कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर पुनः मुलाकात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।